दोस्तों, संसद का मानसूत्र चल रहा है और एक सवाल हर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? विपक्ष हाथों में बैनर लेकर घूम रहा है, नारे लगा रहा है और सवाल एक ही है, अमित शाह सदन में आओ। आखिर माजरा क्या है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए। आइए देखते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, 20 जुलाई को दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की सख्ती को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पैलेट गन और गोली चलने की खबर सामने आई है। कई युवा और छात्र घायल हुए बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतनी सख्त कार्रवाई का आदेश किसने दिया था और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो स्वाभाविक तौर पर उंगली गृह मंत्री अमित शाह की तरफ उठना जाहिर सी बात है। लेकिन तभी से अमित शाह संसद में इसी मुद्दे पर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब वो संसद में नजर ही नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने अगस्त 2023 में मणिपुर हिंसा पर भाषण देते हुए कहा था कि भागना उनका स्वभाव नहीं है। कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं। और दोस्तों, आज 3 साल बाद विपक्ष उन्हीं पर भागने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सीधा निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह को तथा कथित गृह मंत्री कहते हुए आरोप लगाया कि बच्चों पर गोली चलाई गई है और इसका नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश के कथित गृह मंत्री में सदन में आकर बैठने का साहस तक नहीं है। I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit. और दोस्तों, ये टिप्पणी सीधे तौर पर अमित शाह की छवि पर चोट थी, क्योंकि जिस नेता को हमेशा आक्रामक और निडर दिखाया गया उसी पर अब डर का आरोप लग रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये भी रही है कि कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर इस्तेमाल की है। वह दौर जब वे गुजरात दंगे और कथित फर्जी एनकाउंटर मामले को लेकर विवादों में घिरे रहते थे, जिनसे वे बाद में अदालत से बरी भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतनी पुरानी तस्वीर चुनना क्या सिर्फ इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह भी है कि राहुल गांधी की उसी पुरानी तस्वीर को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट भी जारी हुआ है, जिसमें अमित शाह को आधुनिक भारत का चाणक्य बताया गया है। मगर दोस्तों, यह पोस्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर इकाई से आया। बीजेपी के राष्ट्रीय हैंडल से इस पर कोई बड़ा प्रचार नहीं हुआ। आमतौर पर जब भी बीजेपी पर बड़ा हमला होता है, अमित शाह खुद मोर्चा संभाल लेते हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह जवाब देने आए थे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा। सरकार का तर्क यह रहा कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था, भीड़ पर बल प्रयोग जैसे फैसले गृह मंत्री नहीं बल्कि मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष धनिक हनन का नोटिस भी दे दिया है। और दोस्तों, इसी बीच सदन में एक और नाटकीय मोड़ आया जब खड़गे के एक बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और उन्हें भावेशी में आकर असंसदीय शब्द इस्तेमाल ना करने की नसीहत दे डाली। उनको शर्म आया क्या नहीं मुझे मालूम, जो मुझे शर्म आया। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? पोजीशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की।
लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तेवर से बीजेपी ने राहुल गांधी के एक बयान पर हमला बोल दिया करती थी, उस तरह का तेवर खड़गे के मामले में नहीं दिखा। यानी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है, सिवाय उस मोर्चे के जहां खुद अमित शाह मौजूद हों। इस सत्र में एक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। बीते 3 महीने में विपक्ष के करीब 3 दर्जन सांसद टूटकर इधर से उधर चले गए हैं, जिसके पीछे अक्सर अमित शाह की राजनीति को श्रेय दिया जाता है। लेकिन इस बार विपक्ष दल उस डर से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी उन सांसदों की तस्वीर वाला पोस्टर पहनकर संसद परिसर में घूमते नजर आए हैं। क्या करना चाहिए इनके साथ? गद्दार 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 क्या करना चाहिए इनके साथ? गद्दार 20 गद्दार मौजूद है। पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। इन गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल इसको निकालना चाहिए, इसको डिफेक्शन में निकालना चाहिए। 20 गद्दार देखो, उसका पिक्चर लेके आया है। 20 गद्दार का पिक्चर उधर अंदर में है, 20 गद्दार। यानी कि दोस्तों जो विपक्ष कभी टूटने के डर से दब जाता था, अब वही बैनर लेकर गृह मंत्री को खोज रहा है। वर्षों से आईटी सेल और एक हिस्सा का मीडिया अमित शाह को आधुनिक भारत का चाणक्य बताता आया है। धारा 370 हटने से लेकर हर बड़े फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा गया है, मगर चाणक्य कहलाने वाले इसी नेता को गृह मंत्री के तौर पर परखा जाए तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं दिखती है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएं 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ है। मणिपुर में 3 साल से ज़्यादा वक्त से हिंसा जारी है और केंद्र सरकार का प्रचंड बहुमत भी वहां शांति बहाल नहीं करवा पा रहा है। और दोस्तों अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए थे, खास करके तब जब गृह मंत्री खुद पहले कई मौके पर कह चुके थे कि घाटी में आतंकवादी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके हैं। हमले की खबर मिलते ही अमित शाह उसी दिन श्रीनगर रवाना हो गए और अगले दिन पहलगाम पहुंच गए। मगर सवाल यहां पर यही बनता है कि जब आतंकवादी कमज़ोर हो चुके हैं तो पहलगाम से सुरक्षा कैसे हटा दी गई थी। दिलचस्प यहाँ पर यह भी रहा कि इन्हीं सवालों से घिरे होने के 3 महीने बाद जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो अमित शाह पूरे आत्मविश्वास के साथ लोकसभा में आए और विपक्ष पर पुराने आतंकी हमले की गिनती गिनाते हुए पलटवार करना शुरू कर दिया। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। अब मान्यवर कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? और दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पास हुआ, पर उसके नियम लागू होने में 2024 आ गया है और आज तक इसके तहत नागरिकता पाने वालों की सही आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 19,000 लोगों को नागरिकता मिलने की बात कही गई है, जबकि असम में सरकार आंकड़ा सिर्फ 6 लोगों को ही दिखा रहा है। संसद में बताया गया कि सिख समुदाय के करीब 350 लोगों की
ही नागरिकता मिल पाई है। असम में 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा कर एनआरसी करवाया गया, फिर भी दोबारा एनआरसी की मांग उठती रहती है। पूरे देश में एनआरसी का वादा 2019 से किया जा रहा है, लेकिन 2026 आते आते जनगणना पूरी नहीं हो पाई है।